Good morning, dear student. मैं धीरेन्द्र चौहान. Today's our topic the story of village पालमपुर in our economics. यानी हमारे अर्थशास्त्र में हमारा जो पहला चैप्टर है वो स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर यानी पालमपुर गांव की एक कहानी. ठीक है. तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. देखिए ओवरव्यू है क्या. ओवरव्यू मीन्स परिचर्चा या गांव की स्थिति या गांव की दशा के बारे में उसको बताया गया होता है कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हैं. द पर्पज ऑफ द स्टोरी इंट्रोड्यूस सम बेसिक concepts relating to production and these do story of a hypothetical village called पालमपुर. यानी कि यहाँ पर ये बताया गया है कि कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन यानी उत्पादन की क्या क्या आधारभूत संरचनाएं हैं. उत्पादन की क्या क्या बेसिक जरूरतें हैं. कि फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर. पालमपुर की जो मेन एक्टिविटी है वो फार्मिंग है. वेयर जहाँ सेवरल अदर एक्टिविटीज कुछ अदर एक्टिविटीज भी है जैसे विलेज में फार्मिंग के अलावा भी बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं जैसे स्मॉल एक मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है. कुछ छोटे निर्माता निर्माता के तौर पर जैसे मान लीजिए वहाँ पे अगरबत्ती बनाई जा सकती हो मोमबत्ती बनाई जा सकती हो. ठीक है. डेयरी दूध ट्रांसपोर्टिंग इटीसी आर कैरिड आउट लिमिटेड स्केल यानी ये जो स्केल हैं यानी ये जो पैमाने हैं ये लिमिटेड यानी सीमित तौर पर हैं. दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्स यानी इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज को ज़रूरत किसकी होती है संसाधन की. अब यहाँ पे देखिए नेचुरल रिसोर्सेज हैं मैन मेड आइटम्स हैं. ठीक है. तो जो रिसोर्सेज होते हैं रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं नेचुरल रिसोर्स और मैन मेड आइटम्स. ह्यूमन एफर्ट मनी एटीसी यानी कि प्राकृतिक संसाधन और मानव के द्वारा बनाया गया संसाधन. As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. यानी कि इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो वस्तुओं की आकांक्षा है गांव में जो सेवा है जो सर्विस है वो कैसी है. ठीक है. तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं. ये एक इंट्रोडक्शन क्या है इसका परिचय क्या. पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स. रायगंज ए बिग विलेज यानी कि पालमपुर जो है ये अपने पड़ोसी गांव रायगंज से सटा हुआ है. रायगंज का पड़ोसी है. रायगंज जो एक बड़ा गांव है इस 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर और पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है. ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स टू द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर टू नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर. यानी कि रायगंज और शाहपुर. ठीक है. रायगंज और शाहपुर की बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है. मेनी कैन ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल यानी यहाँ पर बहुत सारे ट्रांसपोर्ट है. द रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्ट्स बैलगाड़ी है टोंगास है बग्गी है. ठीक है. बग्गी क्या होती है वुडन कार्ट यानी लकड़ी की बनाई गई होती है उसको या तो घोड़े के द्वारा खिंचवाया जाता है. ठीक है. भैंस के द्वारा भी खिंचवाया जाता है. लोडेड विथ जगरी गुड़. जगरी मीन्स जो शुगर होता है उससे बनाया हुआ गुड़ and other commodities to motor vehicles like मोटरसाइकिल जीप ट्रैक्टर एंड ट्रक्स. तो जैसे गांव की स्थिति होती है सेम वही स्थिति पालमपुर की. यहाँ पे खेती बाड़ी भी है और जो बग्गी वगैरह बुलक कार्ट रोंगा वगैरह होता है उस पर गुड़ वगैरह लेकर के लोग इधर उधर अपना जाते आते हैं. दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 विलेज फैमिलीज यानी कि इस गांव में 450 परिवार रहते हैं. सेवरल डिफरेंट कास्ट जो कि अलग अलग कास्ट के होते हैं अलग अलग जाति के हैं. द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज. देयर हाउस कम ऑफ देम क्वाइट लार्ज आर मेड अ ब्रिक विथ सीमेंट प्लास्टरिंग. यानी इसमें जो 80 अपर कास्ट यानी जो 80 लोग उच्च जाति वाले हैं उनके घर जो है वो पक्के हैं सीमेंट प्लास्टरिंग से बने हुए हैं सीमेंट से बने हुए हैं प्लास्टर वगैरह सब किया हुआ है. द एससी यानी शेड्यूल कास्ट में दलित जैसे आदिवासी लोग होते हैं जो जंगल वगैरह में पाए जाते हैं ज़्यादातर आपके गांव में भी होंगे. ठीक है. तो इन लोगों के पास कंप्रीज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड लिव इन द कॉर्नर ऑफ द विलेज. ठीक है. तो ये जो एससी यानी दलित लोग होते हैं ये गाँव के मतलब लास्ट छोर पर ही मिलते हैं. अधिकांश किसी गांव में होगा तो लास्ट छोर पर ही मिलते हैं. तो ये लोग गांव के जो
यानी कि 450 फैमिलीज की वन थर्ड, यानी कि 450 लोग हैं तो 450 लोगों का एक तिहाई भाग पॉपुलेशन एससी लोगों का था। मच स्मॉलर हाउसेस सम ऑफ बीच आर ऑफ मड एंड स्ट्रा, यानी इनका जो घर बना हुआ था ये मिट्टी और घास फूस से बना हुआ था। मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, कुछ जो घर थे वो विद्युत से संचालित हो रहे थे, मतलब इनके पास विद्युत की सप्लाई भी थी। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड यूज्ड वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस, यानी विद्युत के द्वारा इनके खेतों पर अलग अलग जो अपर कास्ट के लोग थे इनके खेतों पर ट्यूबवेल की सुविधा थी जिससे इनके खेतों की सिंचाई होती थी। पालमपुर हैज टू प्राइमरी स्कूल्स एंड वन हाई स्कूल, पालमपुर में दो प्राइमरी स्कूल थे, दो प्राथमिक विद्यालय और एक हाई स्कूल उच्च प्राथमिक विद्यालय। जैसे अब हम लोग के गांव में एक एक गांव में दो दो प्राइमरी स्कूल होता है, किसी गांव में तीन तीन हो जाते हैं, जो बड़े गांव होते हैं वहाँ पर तीन तीन प्राइमरी स्कूल हो जाते हैं। उसी तरह से पालमपुर गांव में दो प्राइमरी स्कूल और एक हाई स्कूल जूनियर जूनियर हाई स्कूल था। देयर इज प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय गवर्नमेंट एंड वन प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड, यानी यहाँ पे क्या था, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी था पीएचसी, ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी था जो सरकार द्वारा चला जाता था, और एक वन प्राइवेट यानी कि निजी डिस्पेंसरी भी थी जहाँ लोगों का इलाज किया जाता था। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो पालमपुर में अच्छी सुविधा थी, हाई स्कूल था, हॉस्पिटल भी था, किसी किसी गाँव में तो हॉस्पिटल भी नहीं होते हैं। द डिस्क्रिप्शन एबव shows that पालमपुर has fairly well developed system of roads, यानी कि पालमपुर की जो डेवलपिंग थी उस डेवलपिंग में इनके पास स्कूल हो गया, ठीक है, और हॉस्पिटल्स हो गए, रोड्स हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इरिगेशन हो गया, सिंचाई की सुविधा हो गई। कंपेयर दिस फैसिलिटीज विथ हाउस इन योर नियर बाई विलेज। अब पालमपुर के फैसिलिटीज से आपको अपने गांव की फैसिलिटीज को कंपेयर करना है, तुलना करना है। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज, ठीक है, यानी कि पालमपुर की जो कहानी है ऐसी मान लीजिए काल्पनिक कहानी, विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द विलेज, यानी कि ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज अदर गांव में भी मिल सकती है। इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। अगर हम निश्चित तौर पर देखें तो भारत की जो मेन सोर्स है वो क्या है, कृषि है, प्रोडक्शन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक्टिविटी है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज रेफर्ड एज नॉन फार्म एक्टिविटीज, ठीक है, और जो दूसरी एक्टिविटीज होती है जो कृषि से जुड़ी नहीं होती है वो नॉन फार्म एक्टिविटीज होती है, ठीक है। नॉन फार्म एक्टिविटीज यानी कि जो हमारी अदर एक्टिविटीज है जो कृषि से जुड़ी नहीं होती है, इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आपका छोटा छोटा निर्माता हो गया ना, जैसे आप साबुन की आपके पास फर्म हो, छोटे उद्योग हो, कालीन हो, चटाई हो, ट्रांसपोर्ट हो गया, शॉप कीपिंग हो गया, दुकानदार एटीसी। तो इस तरह से यहाँ पर एक फार्मिंग एक्टिविटीज और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज दोनों एक्टिविटीज थे। We shall take a look at both these types activities after learning a few general things about production, यानी कि उत्पादन के बारे में हम इन दोनों चीजों से कुछ न कुछ साधारण तौर पर सीखते हैं। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन का संगठन, या उत्पादन के लिए क्या क्या जरूरी चीजें चाहिए, या उत्पादन कैसे किन किन परिस्थितियों से हो सकता है। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट, ठीक है, यानी प्रोडक्शन का जो एम है क्या है कि प्रोड्यूस उत्पादन करे गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, वस्तु और सेवा जो हम चाहते हो, यानी जो हम चाहते हैं, ठीक है, जो हम चाह रहे हैं वो हम उत्पादन कर करें। देयर आर फोर रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे हमें फोर रिक्वायरमेंट्स लगभग चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उत्पादन करने के लिए। देखिए द फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, लैंड हो गया आपका। फर्स्ट रिक्वायरमेंट लैंड, सबसे पहले तो आपके पास लैंड होनी चाहिए। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, कुछ लैंड पे हमारे पास जो हमारा पहला रिक्वायरमेंट लैंड है, ज़मीन है, तो ज़मीन पर हमारे पास क्या होनी चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज यानी कृत्रिम साधन, सॉरी,
प्राकृतिक संसाधन होने चाहिए, जिसमें आपके पास पानी हो, जंगल हो, मिनरल्स हो, खनिज हो, ये सारी चीज़ें आपके पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट में होनी चाहिए। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है? लेबर। People who will do work, some production activities require highly educated workers to perform the necessary task। ठीक है, यानी कि सेकेंड जो रिक्वायरमेंट है वो लेबर की रिक्वायरमेंट है, मजदूर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हर काम करने के लिए अकेला आदमी पर्याप्त नहीं होता है। ठीक है, तो जनरली सी बात है, किसी फर्म में या किसी कंपनी में, किसी प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में लेबर की ज़रूरत पड़ती है। तो अब इन लेबर को स्किल करने के लिए हाई एजुकेटेड वर्कर्स, यानी कि हाई एजुकेटेड लोग भी चाहिए, क्योंकि हर वर्कर, हर लेबर जो होता है, हर लेबर ट्रेंड नहीं होता है। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, और प्रत्येक श्रमिक को उत्पादन की हर चीज़ें प्रोवाइड की जानी चाहिए। और देखिए थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है? थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल, यानी भौतिक पूंजी। आपके पास पैसे वगैरह भी होने चाहिए, ताकि आप जो रॉ मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स आप कहाँ से खरीदोगे ना, तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए आपके पास फिजिकल कैपिटल भी होना चाहिए। इनपुट रिक्वायर एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, व्हाट आर आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल। अब देखिए फिजिकल कैपिटल में आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो आपके पास हमेशा हो, जैसे टूल्स हो गया, मशीन हो गया, बिल्डिंग्स, इमारत हो गया। ठीक है, तो ये जो आपका फिजिकल कैपिटल है, ये आपके पास एक बार आप खरीद लिए तो हमेशा के लिए हो गया। रॉ मटेरियल आप हमेशा खरीदते हो, रॉ मटेरियल तो आपको बार बार खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स मशीन्स सच एज जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर, etc। तो फिजिकल कैपिटल में आपके पास जो फिजिकल कैपिटल में ये एक फिक्स्ड कैपिटल है, दूसरा आपका वर्किंग कैपिटल है। तो फिक्स्ड कैपिटल यानी जो एक निश्चित स्थान पर लगा दिया जाए, जैसे मशीन को आप एक निश्चित स्थान पर लगा दिए, बिल्डिंग्स आपके पास हो गई। ठीक है, उसके बाद टर्बाइंस, कंप्यूटर, ये आप एक एक निश्चित जगह पे रख दिए, तो ये आपका हो जाता है फिक्स्ड कैपिटल, जो सालों साल चलता रहता है, इसको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेकेंड है आपका वर्किंग कैपिटल, कार्य करने की पूंजी। ठीक है, रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड, यानी कि आपके हाथों में रॉ मटेरियल, कच्चे सामग्री होनी चाहिए, तो कच्ची सामग्री खरीदने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज द yarn used by the weaver and the clay used by the potter। ठीक है, जैसे अगर कोई मान लीजिए दर्जी हो, तो उसके पास रॉ मटेरियल के तौर पर धागे होना अनिवार्य होता है। जैसे अगर कोई पॉटर हो, बर्तन बनाने वाला हो, तो उसके पास रॉ मटेरियल के तौर पर क्ले होनी चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए ना। तो जब ये सारी चीज़ें रहेगा तभी तो वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा। Some money is always required during production to make payments and buy other necessary item। और आपके पास कुछ पैसे हमेशा होने चाहिए, यानी कि मनी की रिक्वायर। ठीक है, जो मनी की रिक्वायर है वो हमेशा आपके पास होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगा, तो प्रोडक्शन का पेमेंट करना होगा, यानी कि प्रोडक्शन जैसे ही होता है तो लेबरों को आपको पेमेंट करना होगा, एंड बाय और खरीदना होगा अदर नेसेसरी आइटम, कुछ दूसरे आइटम्स भी आपको खरीदने होंगे। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल्स। अगर रॉ मटेरियल्स और मनी आपके पास है तो वो आपकी क्या कहलाएगी? वर्किंग कैपिटल कहलाएगी, कार्यशील पूंजी कहलाएगी। अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, देयर आर यूज्ड इन प्रोडक्शन। और इसके अलावा आपके पास टूल्स, मशीन, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें आपके उत्पादन में काम करती है। देखिए नेक्स्ट है, देयर इज ए फोर्थ रिक्वायरमेंट टू। अब एक चौथी रिक्वायरमेंट क्या है? यू विल नीड नॉलेज। सबसे बड़ी चीज आपके पास क्या है? नॉलेज होना चाहिए, इंटरप्राइज होनी चाहिए, यानी कि स्किल आपके पास होनी चाहिए। मान लीजिए किसी भी चीज का आपको प्रोडक्शन करना है, आपको उसकी जानकारी ना हो, तो यू कैन नॉट प्रोडक्टेड एनी प्रोडक्शन, यानी कि आप कोई भी चीज़ उत्पादन नहीं कर सकते हो। टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट, आइदर यूज योर सेल्फ और टू सेल इन द मार्केट। यानी इन सारी चीज़ों के अलावा आपको फिजिकल कैपिटल की भी जानकारी होनी चाहिए, प्रोड्यूस कैसे प्रोड्यूस करें, आउटपुट कहाँ से दें। ठीक है, अब मार्केट में हम आउटपुट स्वयं करें या किसी दूसरे के द्वारा बेचने के तरीके भी आपके पास होने चाहिए। दिस
These days is called human every production is organized by combined land, ठीक है। यानी इस समय जो प्रोडक्शन की जरूरत है ये एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कम्बाइंड लैंड, यानी जमीन पर उत्पादन की जा रही है, लेबर लेबर के द्वारा की जा रही है, फिजिकल कैपिटल के द्वारा हो रहा है और ह्यूमन कैपिटल के द्वारा किया जा रहा है। विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इन सारी चीज़ों को मिला करके हम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का निर्माण करते हैं। क्लियर। एज वी रीड इस प्रकार स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट थ्री फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो इसे हम तीन प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे फार्मिंग ऑफ पालमपुर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसे आपके पास ऑर्गेनाइज ऑफ प्रोडक्शन में आपने चार फैक्टर पढ़ा, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ जो थी यहाँ पे इंटरप्राइज। फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर। फिजिकल कैपिटल में देखिए क्या क्या, फार्मिंग इन पालमपुर, पहला चीज हमारा है फार्मिंग इन पालमपुर, पालमपुर में कृषि। फर्स्ट, लैंड इज फिक्स्ड। अगर आपको फार्मिंग करनी है तो यू शुड लैंड, आपको जमीन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि विदाउट विदाउट लैंड यू कैन नॉट फार्मिंग। फार्मिंग इन द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर, यानी कि पालमपुर की जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो क्या है, फार्मिंग है, ठीक है। फार्मिंग ही पालमपुर की मेन एक्टिविटी है। 75% ऑफ द पीपुल हु आर वर्किंग और डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड, मीन्स 75% लोग कृषि पर डिपेंड हैं और वो अपने क्षेत्र में ही काम करते हैं। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स, they will being of these people is closely related to production on the farms, यानी ये एक निश्चित तौर पर किसान के साथ साथ लेबरर्स यानी छोटे मजदूर भी हैं और फार्म पे काम भी करते हैं। बट लेकिन रिमेंबर दैट थ्री इज अ बेसिक कॉन्स्टेंट इन राइजिंग फार्म प्रोडक्शन, लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। कहने मतलब लेकिन हमेशा याद रहे देयर इज बेसिक कांस्टेंट इज राइजिंग फ्रॉम प्रोडक्शन लैंड एरिया, यानी कि जो हमारी जो ये जो लैंड है ये किस एरिया में होनी चाहिए, कल्टीवेशन। कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड, यानी कि जुताई होगी। 1916 पालमपुर देयर हैज बीन एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन, यानी कि 1960 में पालमपुर देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन, यानी यहाँ पर कल्टीवेशन नहीं हो पाता था, मतलब खेतों की जुताई वगैरह नहीं हो पाती थी। क्यों नहीं हो पाती थी? बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड, क्योंकि वहाँ पे कुछ खराब जमीनें थी, कुछ बंजर जमीनें थी। बंजर जमीन के मतलब कि जिस जमीन से कोई भी चीज ग्रोथ न करे, परती भूमि जो हमेशा हमेशा परती हो, तो वो हमारा वेस्ट लैंड होता है। इन द विलेज गाँव में हैड बीन कन्वर्टेड टू कल्टीबल लैंड, ठीक है, नहीं धीरे धीरे उसको क्या किया गया, कल्टीबल कर दिया गया, धीरे धीरे उसको परती जमीन से उपजाऊ जमीन बनाया गया। There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation। तो जब बार बार अगर किसी हम वेस्ट लैंड को बार बार अगर कल्टीवेट करते रहेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है आपका द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड इन हेक्टेयर, ठीक है, यानी कि जमीन को मापने का पैमाना। जैसे आपके पास मान लीजिए ये इस तरह से जमीन है कोई, ठीक है, इस तरह से आपके पास जमीन है, तो अब इसको आप मापोगे कैसे, तो इसको मापने के लिए एक पैमाना बनाया गया हेक्टेयर। Though in the village you may find land area being discussed local units such बीघा गिंठा etc, ठीक है, तो बीघा गिंठा etc ये मैंने आपको बताया है। 1 hectare इक्वल द एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मेजरिंग 100 मीटर्स, ठीक है। 1 हेक्टेयर, तो 1 हेक्टेयर का मतलब क्या है कि इधर से भी आपकी साइज, ठीक है, 1 हेक्टेयर का मतलब कि इधर से भी आपकी साइज 100 मीटर हो जाए और इधर से भी आपकी साइज 100 मीटर हो जाए, तो वो हमारा हो गया कितना, 1 हेक्टेयर। With one side measuring 100 meters, can you compare the area of 1 hectare field with the area of your school ground? यानी आप अपने क्षेत्र में, आप अपने एरिया में या स्कूल ग्राउंड की जमीन को क्या हेक्टेयर में नाप सकते हैं। यू कैन आल्सो, ठीक है, यू कैन आल्सो फाइंड स्कूल ग्राउंड और योर फील्ड
इन हेक्टेयर, यानी आप अपनी ज़मीन को, अपने स्कूल के ग्राउंड को हेक्टेयर में नाप सकते हो। अब देखिए मान लीजिए जैसे, अब देखिए ये जो गिनठा है, गिनठा ना, गिनठा मतलब लट्ठा। तो अब यहाँ से आप मान लीजिए ये आपका हो गया 10 10 गिनठा हो गया, और ये आपका हो गया 40 गिनठा। ठीक है, 40 गिनठा, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ये 400 आता है, ठीक है, 400 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपका 1 बीघा हो गया। ठीक है, 400 आ गया तो ये 1 बीघा हो गया। अगर ये 40 है, ये 10 हो गया, तब भी 1 बीघा हो जाएगा। अगर इधर 20 हो गया, इधर 20 हो गया, तो ये आपका 1 बीघा हो जाएगा ना। तो इस तरह से आप एक बिस्सा का निकाल सकते हैं। ठीक, तो एक बिस्सा में आपको बताना है, ये जो 400 होता है इसको लोकल लैंग्वेज में धूर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आज का सेशन क्लोज करते हैं, पार्ट फर्स्ट। और धीरेन्द्र चौहान के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी नोटिफिकेशन मिले आपको तुरंत पहुंच जाए।